जी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पी सुंदरराज जी, आईजी बस्तर रेंज, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तृतीय सत्र में। मुझे लगता है कि यह सत्र जो भोजन उपरांत रखा गया है, सही सोचकर रखा गया है, क्योंकि यह सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे पास दो ऐसे महानुभाव हैं जो अपने अपने क्षेत्र में नक्सल से लड़ रहे हैं और दोनों के जो चैलेंजेस हैं, दोनों की जो चुनौतियां हैं, वो भिन्न हैं, वो डिफरेंट हैं। इसलिए आज आप दोनों को सुनने से, जो आज हमारे सामने एक बड़ी संख्या में ऑडियंस उपस्थित हैं, वो यूनिवर्सिटी और लोकल नक्सल प्रभावित इलाके दोनों से हैं, तो वो दोनों के अनुभव सुनने के बाद ज़रूर लाभान्वित होंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर योगेश सिंह सर से जानना चाहूँगा कि कैंपसेस को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। आपको इसके बारे में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्यों नक्सल कैंपसेस में टारगेट बना रहे हैं? थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले तो मैं भारत की सरकार का इस संकल्प के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सोचा कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस संकल्प के लिए बहुत बहुत साधुवाद, ताकि देश के किसी भी नागरिक को जान न गंवानी पड़े और देश के हर इलाके में विकास पहुंचे, जिससे वहां पर रहने वाले सब लोगों का फायदा हो। एक और बात मन में आती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैन्य बल लगातार काम कर रहे हैं और ये हम संकल्प पूरा कर भी लेंगे 31 मार्च 2026 तक। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नक्सलवाद की जड़ें जमी हुई हैं और जिसके कारण से जंगलों में नक्सलवाद गया, जो गरीब विरोधी है, जो गरीबों के नाम पर, गरीबी के नाम पर गरीबों को गरीब रखने का काम करते हैं, इनसे किस तरीके से निपटा जाए। एक चैलेंज तो हम पूरा कर जाएंगे संकल्प, लेकिन दूसरा जो संकल्प है वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोर जो सिस्टम है वो वहां पर होता है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक कथन कोट करना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, पर आज वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि शहरी नक्सली हमारे विकास और विरासत दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, और यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। इसलिए भारत के राजनीतिक दलों को, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, भारत के राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, प्राध्यापकों को, विद्यार्थियों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को बहुत सतर्कता से और समझता से काम लेने की जरूरत है। मीडिया कर्मियों को भी बहुत ही समझदारी से, क्योंकि इनके कोई चेहरे नहीं है जब हम अर्बन नक्सल की बात करते हैं। ये विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ये कर्मचारी भी हो सकते हैं, न जाने किस रूप में आपको ये मिल जाएं। आप ध्यान तो करो 2016 की घटना जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। क्या हम सबका सिर शर्म से नहीं झुका? बिल्कुल झुका। क्या ये शिक्षा हारी नहीं? क्या ये अर्बन नक्सलवाद का एक उदाहरण है कि शिक्षा हारी? कैसे बच्चों के मनों को कौन खराब कर रहा है, ये सोचने की बात है। अर्बन नक्सल प्रोफेसर्स, टीचर्स, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे देश के अलग अलग भागों से विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं। वो जानते नहीं बहुत सारी चीजों को, और जो भी बच्चा आता है, शहर से आता है, छोटे शहर से आता है, गांव से आता है, दूर जंगल से आता है,
उसके अपने संघर्ष हैं, हर एक के अपने संघर्ष हैं, लेकिन उन संघर्षों के कारण से उनको बरगलाया जाता है, उनके मनों को कलुषित किया जाता है, जो एक काम होता है। इसी कारण से ये जो अर्बन नक्सल है पनपता है विश्वविद्यालयों के अंदर, इसका निपटारा नहीं होगा तो अब जो संकल्प जंगल में पूरा होगा और जगह पूरा होगा, ये दोबारा शुरू हो सकता है। इस कारण से इस पर ध्यान देने की और इसके खिलाफ माहौल बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस पर इनको पहचानने की, समझने की और आगे कैसे करें, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से कैंपसेस हमारे कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल की इस समस्या से प्रभावित हैं, इस पर प्रकाश डाला। अब मैं पी सुंदरराज जी जो हमारे आईजी हैं बस्तर रेंज के, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी आज हम सुबह भी एक वीडियो देख रहे थे, बस्तर जो है इसके बारे में हमारे दिल्ली के लोगों को जानने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, उस एरिया के बारे में कुछ बताइए। इस परिसर में सर वो ना अभी रेड हो जाएगा तब। हाँ जी। इस परिसर में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और साथियों, सबको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा ये अवसर के लिए, क्योंकि हम लोग बस्तर में रहते हैं, बस्तर में लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन हम लोग के कार्य के बारे में बाहर जैसा इस टाइप का फोरम में बात रखने के लिए कम अवसर मिलते हैं। आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर मिला है, इसके लिए पुनः मैं फाउंडेशन और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। जैसा सुबह समय अटेंड कर रहे थे, जैसा सभी स्पीकर्स को मैं ध्यान से सुन रहे थे, सभी ने जो नक्सलवाद की जो आइडियोलॉजी के बारे में, जो नक्सल की जो क्रूरता है जिसके कारण से सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारा निर्दोष नागरिक को हत्या हुआ, किसी का जैसा सीरियस इंजरीज हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, और हमारा जवानों का भी हजारों की संख्या में शहादत हुई, और नक्सल का मोडस ऑपरेंडी है, इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। इसलिए मैं उन विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब ने उन सब स्पीकर से काफ़ी डिटेल से सुन चुके उसका। जैसा अभिषेक जी ने भी बताए थे, बस्तर के बारे में सबके मन में एक क्यूरियोसिटी रहते हैं बस्तर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये वर्तमान के परिस्थिति में पूरा नक्सल मूवमेंट के एक एपिसेंटर मात्र एक जहाँ पर नक्सल के लिए थोड़ा बहुत अभी भी प्रेजेंस हम देख सकता है, या उनके थोड़ा बहुत अभी ताकत जो अंतिम अभी चरण में हमको देखने के लिए मिलते हैं या चर्चा में मिलते हैं। इसलिए बस्तर के बारे में एक बेसिक आइडिया है, उसका बताना चाहूँगा। जैसा छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट है जो हमारा बस्तर संभाग है, 1998 तक ये एक ही जिला थे, वर्तमान में अलग अलग जिला होकर अभी 7 जिला संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला आते हैं। हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से हमारा सीमा लगते हैं, और एरिया के हिसाब से देखा जाएगा 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसा अपना देश के अंदर भी कई स्टेट से हम लोग थोड़ा क्षेत्रफल से बड़ा है, नॉर्मली केरल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हम कंपेयर करते हैं। इवन बेल्जियम, नेदरलैंड, भूटान, स्विट्जरलैंड इस टाइप के देशों से भी हम क्षेत्रफल से थोड़ा ज़्यादा ही हैं, और हमारे यहाँ मोर देन 60% फॉरेस्ट कवर है, और 2/3 जनसंख्या हमारा जो आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है। इस प्रकार के पृष्ठभूमि है बस्तर में। इसके पहले कभी भी चर्चा होते हैं उधर के जो घटना के बारे में, आईडी के ब्लास्ट के बारे में, जो बड़ी बड़ी वारदात हुआ जहाँ पर हमारा सुरक्षा बल की शहादत हुई है या निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे, इन सब कारण से बस्तर हमेशा चर्चा में रहा है मीडिया में। लेकिन विगत कुछ सालों से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बस्तर जो अच्छी चीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का स्पष्ट एक लक्ष्य है बस्तर का नक्सल मुक्त, बस्तर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत। इसी दिशा में बस्तर का काफ़ी फोकस रहा है, क्योंकि सीपीएम मोदी संगठन जो बस्तर इलाका को अपना एक सुरक्षित गढ़ के रूप में, एक शेल्टर के रूप में लगातार इस्तेमाल करते आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, उधर फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी कठिन ज्योग्राफिकल परिस्थिति है, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, काफ़ी नदी नाला है।
इन सब कारण से इनएक्सेसिबिलिटी ज़्यादा थे पहले, तब राज्य बनने के पहले उस इलाके में बहुत ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थे, और गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस की इतना ज़्यादा पहुंच नहीं थी उन इलाके में। उसी का फ़ायदा उठाकर मोदी द्वारा शुरू में एक अपना शेल्टर के रूप में इसके यूज़ करने लगे थे। धीरे धीरे जल जमीन जंगल के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए, उन्हें मिसगाइड करते हुए, जैसा डाराधाम कर उधर की स्थानीय युवा युवतियों को अपना संगठन में भर्ती कराकर उन्हें कई बार मतलब मिसगाइड करते, यदि आप वापस जाए तो फिर पुलिस आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उनका कंपल करके अपना संगठन में रखकर उसका एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में लगातार इस्तेमाल करते आए थे। लेकिन ये सब परिस्थिति को समझने के बाद लोकल जो पॉपुलेशन भी जो नक्सल आइडियोलॉजी से काफ़ी दूर हो चुकी है, इसी कारण से अभी काफ़ी एक पॉजिटिव परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। एक समय में जो आईडी ब्लास्ट इन सब के कारण से बस्तर जाने जाते, लेकिन अभी जैसा चित्रकूट है, तीरथगढ़ वाटरफॉल्स है, इधर इको टूरिज्म के लिए बस्तर दशहरा अपना आप एक यूनिक फेस्टिवल है, 75 दिन चलने वाला काफ़ी एक यूनिक फेस्टिवल है। अभी वर्तमान में बस्तर दशहरा चल रहा है। इस प्रकार एक चैलेंजेस से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर अभी आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सर के लिए तालियां बजाई, क्योंकि हमारे जो जवान, हमारे जो पुलिस पर्सनल बिल्कुल ऐसी विकट परिस्थितियों के सामने खड़े हैं, वो तालियों के पूरे हकदार हैं। सर, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। आजकल कई तरह की फिल्में भी आती हैं। आपको लगता है कि कहीं कुछ इन फिल्मों का भी यंग जनरेशन, प्रोफेसर या ये नक्सल और इसके अंदर कहीं ना कहीं योगदान रहता है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिल्म बहुत ही सशक्त माध्यम है मनों को प्रभाव डालने पे, और इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर। एक फिल्म आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मतलब अच्छी भी बनती है सब्जेक्ट पे, दूसरे पक्ष की भी बनती हैं। विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म आई थी, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज या कल उसको देखिएगा जरूर। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये फिल्म। मैं क्यों कहता हूं देखूंगा कि आप विश्वविद्यालयों के अंदर देश के अर्बन नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस मॉडल पे, किस फ्रेमवर्क पे वो काम करते हैं, उसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया उसके अंदर। 14 में ये रिलीज हुई मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और 16 में थिएटर में आई ये फिल्म। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट एमबीए करने आता है, उसको दिखाया है कि एमबीए करने के लिए आया हुआ है, तो एक प्रोफेसर जो अर्बन नक्सल है वो किस तरह उसके मन को पॉल्यूट करता है। क्लास में वो पहले बात करता है, एज ए कैपिटलिस्ट आता है सामने, और वो बात करता है नहीं नहीं करप्शन तो अच्छा होता है, करप्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक दो बच्चे अपोज करते हैं उस बात को कि नहीं सर, करप्शन से कैसे बढ़ेगी, करप्शन नहीं होना चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप मुझे आके बाद में मिलिए। वो कमरे में जाते हैं, वो बच्चे उस प्रोफेसर से मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो कहता है मैं तुम्हारी जब उम्र का था तो मैं भी इसी तरह के बातें करता था, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िए। मन को पॉल्यूट करना उसने शुरू किया। फेस उसने कैपिटलिस्ट का लिया, और धीरे धीरे वो जो विद्यार्थी है वो उसका मन पूरी तरह से बदलता है, और वो कहता है कि मैं आदिवासी का हक दिला सकता हूं, यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके हक की आवाज तो उठा सकता हूं। यानी इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं, और कहता है मैं आदिवासियों के साथ हूं तो क्या मैं एंटी नेशनल हूं। वो प्रोफेसर कहता है नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया की चमक के पीछे सिविल वॉर की खुशबू तुम्हें नजर नहीं आती। झूठी कहानियां, झूठे नैरेटिव, झूठा डेटा, झूठी सोच, ये सब मिलाकर बच्चों के मन को पॉल्यूट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन विवेक अग्निहोत्री जी का इसमें है कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी, एक फिल्म आई थी 2005 में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से वो शुरू होती है, फिल्म दिखाया जाता है, हिंदू कॉलेज में उसकी शूटिंग भी हुई उस फिल्म की। और कैसे उसका जो मेन हीरो है के मेनन, ग्लोरिफिकेशन किया जाता है नक्सल का, ग्लोरिफिकेशन करके
और दिखाया जाता है यही सच है, यही सब है, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो फिल्मकार हैं जो इस तरह से ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो गुनाह करते हैं देश के साथ में। छोटे छोटे बच्चों के मनों को पॉल्यूट करते हैं। उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब बच्चों का मन खराब होता है तो लंबे समय उसका इफेक्ट रहता है उनकी जिंदगी के अंदर। इसलिए टीचर्स की बहुत भूमिका है। और पर होता पता है क्या है, आप जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। मैं जो टीचर्स यहाँ बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, आप जानते सब हैं, समझते भी हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है, बोलते नहीं है कि सोचते हैं हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है तो दूसरों का काम है। ये जो हमें क्या पड़ी है दूसरों का काम है, ये जो भाव है, ये देश को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देश के हित की चिंता करना हमारा काम है, इस समाज ने। और दूर बैठे माँ बाप जो बच्चे हैं वो टीचर्स के भरोसे पे विश्वविद्यालयों के अंदर आते हैं। अगर हम ऐसा उन्हें माहौल नहीं दे सकते हैं, हमारी कितनी बड़ी कमी है, पर उस कमी का क्या हमको एहसास है क्या? तो मैं मानता हूं कि फिल्मों का दोनों तरह का है, बहुत सारी वेब सीरीज भी आती हैं, पर मत बनाइए ऐसी जहां अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन हो। सच दिखाइए, देश का हित की चिंता कीजिए, आपका बहुत प्रभाव है उसका एहसास करिए। मुझे लगता है इस पर चेक करने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। ये एक अहम कड़ी है कहीं ना कहीं युवाओं को, और जो आज के यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम है जहाँ शिक्षक युवा सब साथ हैं, उनको इस बारे में बताने के लिए कि फिल्मों का भी इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं सुंदरराज सर से पूछना चाहूँगा, सर हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, और विशेषकर 2019 के बाद गृह मंत्री जी ने कहा भी कि हम नक्सल ख़त्म करेंगे, तो आपको क्या लगता है सरकार की रणनीति क्या है इसके पीछे, और उसको कितने अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ? जी, आज सुबह से जो चर्चा में आप सब ये महसूस किया होगा, सभी ने एक पॉजिटिव नोट में ही बता रहा है, जो पहले की तुलना में वर्तमान में परिस्थिति काफ़ी कुछ बदल चुकी है। और पहले काफ़ी बड़ी बड़ी वारदात हुए थे, अकेले एक घटना में हमारा 76 जवान का शहादत हुई, और कई घटना में जो पूरा गांव को मतलब नक्सली द्वारा ये कर दिया गया, मतलब सबको हत्या कर दिया गया। इस टाइप का बड़ी बड़ी वारदात हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो परिस्थिति में चेंज हुआ, और इसके पीछे गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जो पहले उसमें समय के हिसाब से फर्स्ट हम लोग उसका 2 प्रोंग्ड अप्रोच के तहत उसको देखते थे, जैसा सिक्योरिटी विद डेवलपमेंट। यानी नक्सल समस्या को समाधान करना है, हमको सुरक्षा के साथ विकास करना है। इसी में पहले कई वर्षों तक काम चलते आ रहा है, लेकिन उसमें भी जैसे इतना अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिला। फिर बाद में एक और कॉम्पोनेंट उसमें जोड़ दिया गया, त्रिवेणी कार्य योजना बनाए गए थे, विश्वास विकास सुरक्षा। यानी हमको इलाका में सुरक्षित तो करनी है, साथ साथ सुरक्षा के साथ विकास भी करना है, लेकिन तब तक उधर का नेटिव जनसंख्या को आप विश्वास में नहीं लेगा, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के बीच का गैप को कम नहीं करेगा, जो गैप को ब्रिज नहीं करेगा, हमारा पूरा एफर्ट इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा करके विश्वास विकास सुरक्षा करके एक त्रिवेणी कार्य योजना को लागू की गए थे। अभी वर्तमान में 2 कॉम्पोनेंट और जुड़ गई है, विश्वास विकास सुरक्षा के साथ सेवा और न्याय भी है। जैसा उन क्षेत्र की जनता के लिए हमको और कई फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना है, जो जिस चीज़ से वंचित रह गई है, शिक्षा से स्वास्थ्य सुविधा से, उन सब सेवा हमको देना है, और उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करना है, वो न्याय दिलाना है। ये 5 कॉम्पोनेंट अभी वर्तमान में विश्वास विकास सुरक्षा सेवा और न्याय, ये पंचतंत्र जो कार्य योजना के तहत कार्रवाई चल रहा है। और पूरा भारतवर्ष में जैसा एक समय में 180 डिस्ट्रिक्ट्स जो नक्सल अफेक्टेड हुआ करते थे, धीरे धीरे संख्या कम होकर वर्तमान में 35 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। उनमें भी सिर्फ मात्र ऐसा 7-8 जिला ही है जो अधिक प्रभावित है, बाकी जिला में लगभग नक्सल समस्या काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और सिर्फ ये बस्तर संभाग के कुछ जिला है, और झारखंड इलाका का एक आध जिला, और जो गढ़चिरौली इस प्रकार का कुछ ही जिला में जो नक्सल गतिविधि अभी अंतिम सांस गिन रहा है। और जैसा शासन की टारगेट भी है, आने वाला 2026 तक उसका पूर्ण रूप से हमको समाप्त करना है, उसी दिशा में लगातार हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें यदि हम सिक्योरिटी कॉम्पोनेंट को देखेगा, सिक्योरिटी में हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल जो
पॉपुलेशन को एक अवसर दिया खुद अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए। जो छत्तीसगढ़ की यदि बात करूंगा, डीआरजी एक विशेष जो बल है जो पहले बाहर के फोर्सेस आकर उधर ड्यूटी करते थे, अपना सेवा देते थे, लेकिन हमने महसूस किया मतलब स्थानीय युवा युवतियों को भी एक अवसर मिलना चाहिए। शासन ने फिर डीआरजी बल गठन किया और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक लोकल रिक्रूटमेंट किया। स्थानीय जो भाषा आते हैं उन लोग का, स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं और इस इलाका का कस्टम्स कल्चर सबके बारे में जानते थे। इसलिए बाद में एक बस्तर फाइटर बल भी गठन हुआ। सीआरपीएफ ने भी बस्तरिया बटालियन गठन किया। इस प्रकार स्थानीय लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिला और उनके माध्यम से हम बेहतर अभियान संचालित कर पा रहे थे। लगभग 20-25 दिन लगातार जंगल में रहकर अपना ड्यूटी कर पा रहे थे, क्योंकि नक्सल जिस तरीके से ऑपरेट करते उसका काउंटर में लोकल लोग और बेहतर इंटेलिजेंस के माध्यम से और बेहतर फिजिकल फिटनेस के माध्यम से अभियान संचालित कर पाते। इसलिए एक गेम चेंजर रूप में स्थापित हुआ। सेकंड, जो डेवलपमेंट में ज़्यादा हमारा फोकस रहा कनेक्टिविटी में, रोड्स पुल पुलिया निर्माण है और जो मोबाइल टावर कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, उसमें काफ़ी फोकस दिए गए थे। जो बाहर अंदर के लोगों को बाहर की दुनिया से संपर्क वंचित रखा गया नक्सली द्वारा, ताकि वो अपना राज चला सकता, अपना आइडियोलॉजी को इम्पोज कर सकता है। इसको देखते हुए हमने कनेक्टिविटी में काफ़ी काम किया। अभी वर्तमान में बस्तर संभाग के लगभग सभी गांव, कुछ पोर्शन को छोड़कर, एकदम अंदरूनी इलाका छोड़कर, सब नेशनल हाईवे से, डिस्ट्रिक्ट हाई रोड से कनेक्टेड है। अभी एयर कनेक्टिविटी भी जबलपुर तक, दिल्ली से जबलपुर होकर जबलपुर तक, हैदराबाद तक एयर कनेक्टिविटी हो गई। रेलवे कनेक्टिविटी का भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी चालू है। मोबाइल टावर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में अंदरूनी इलाके में लगाया गया, ताकि अंदर के युवा युवती बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकता है। और जैसा लास्ट जो कंपोनेंट है, जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स है, हमारा अलग अलग प्रकार का कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। पहले एक साजिश के तहत नक्सली द्वारा जो सुरक्षा बल के बारे में, स्थानीय प्रशासन के बारे में एक गलत नैरेटिव सेट किया गए थे, ये उनका विलन के रूप में प्रोजेक्ट किए गए थे। उन सब नैरेटिव को चेंज करने के लिए हमारा अलग अलग प्रकार का कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, जिसके तहत हम गांव वाले तक गांव में जाते हैं, जो शासन की योजना का बताते हैं, जो हमारा क्या उनके लिए फ्यूचर के लिए क्या कुछ हम करना चाहते हैं, सब चीज़ को ग्रामीण से रूबरू होते हैं। इन सब चीज़ का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। इसलिए हमारा जो अभी वर्तमान शासन की स्ट्रैटेजी है, काफ़ी प्रभावी रूप में अभी क्रियान्वयन हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है, मतलब आने वाला बहुत जल्दी जो शेष कुछ इलाके में जो नक्सल गतिविधि जो बचा है, उसको भी हम पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि कभी कभी हम सरकार की योजनाएं और बयान सुनते हैं न्यूज़ में, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितनी प्लानिंग है, ये आज आपने हमें इस अपने वक्तव्य से बताया। सर, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। मैं स्वयं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय तो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के लिए जाना ही जाता है, पर आजकल हम बहुत पिंजरा तोड़ और ये सब सुनते हैं। कुछ इसके बारे में आप बताइए, ये क्या है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आने से पहले दिल्ली में एक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, DTU, उसका वाइस चांसलर था। तो मैं सबसे पहले एक दिन ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास 7-8 गर्ल स्टूडेंट्स मिलने आई। तो उन्होंने कहा कि हम पिंजरा तोड़, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हम आपसे मिलना चाहती हैं। तो जब मैं मिला तो मैं हैरान रह गया उनकी सोच पे। मैंने कहा बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि हमें कर्फ्यू से आज़ादी चाहिए। मैंने कहा कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर? उन्होंने कहा कर्फ्यू ही तो है कि आप हमारे को हॉस्टल में रात को 9 बजे बंद कर देते हो और उसके बाद हम 9 बजे के बाद हॉस्टल से निकल ही नहीं सकते हम, तो इस कर्फ्यू से हमको आज़ादी दिलाओ। तो मैंने कहा 9 बजे के बाद बेटा सुरक्षा है, बहुत सारी समस्याएं। कहते हैं कि लड़कों के साथ तो नहीं है, उनको तो आप रात भर कभी भी आ जाएं, हमारे को क्यों नहीं? तो आप भेद करते हो लड़के और लड़कियों में। मैं कहा ऐसी बात नहीं। कहते तो वो क्या हुआ कि उनकी जो टोन और टेनर था ना, वो बदलता चला गया और वो मिसबिहेव के तरह से आ गई। वो कहती है कि सुरक्षा आप नहीं दे सकते, सारे कैंपस में लाइट आप नहीं जलवा सकते, दिल्ली को सेफ और सिक्योर आप नहीं कर सकते, भुगते हम लड़कियां। मैं कहा नहीं बेटा ये बात नहीं है। वो सुनने को तैयार नहीं हो रही थी कि आपका काम है हमारे को सुरक्षा देना। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कई बार क्या होता है ना, आदमी अपनी जान बचाने के लिए भी बहुत कुछ कह देता है। तो मैंने कहा ऐसा करो, अपने पेरेंट्स से लिखवा लाओ, जिसके पेरेंट्स अलाउ कर देंगे हम आपको अलाउ कर देंगे। तो जवाब सुनिए आप।
जवाब सुनिए, वो कहते हैं पेरेंट्स भी तो आप ही जैसे दकियानूसी हैं। जैसे आप हो वैसे हमारे पेरेंट्स हैं। ये आजादी की लड़ाई है, ये माँ बाप के खिलाफ भी है, आपके खिलाफ भी है। मैं हैरान रह गया यार, काहे का पिंजरा तोड़ तुम्हारा? क्या सोच डेवलप हो रही है विश्वविद्यालयों के अंदर। और देखिए फिर वो कहते हैं हम नाइट मार्चेस निकालेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऐसा होता है, हम रात को 12 बजे मार्च निकालेंगे अपनी आजादी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस समाज के खिलाफ जो हमें रोकता है। तो मैंने कहा तुम्हें कृतज्ञता का कोई भाव नहीं क्या? एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, जो विश्वविद्यालय सरकारी पैसे से चलता है, तो उसको हर देश के नागरिक का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है उस विश्वविद्यालय के अंदर। आपको न तो कोई कृतज्ञता का भाव है, पर आप देखिए वो सोच से होता क्या है। वैसे तो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। It doesn't exist and it should not exist. It doesn't exist and should not exist also. बेटियां हैं वो हमारी, पर कैसी सोच बनी, रात को मार्च निकालेंगे। और जब दिल्ली में एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, सबसे पहले ये पिंजरा तोड़ आगे था उसमें, क्योंकि वो सोच ऐसी डेवलप हुई। उनके फाउंडर्स देवेंगना कालिता और नताशा नरवाल, दोनों को अरेस्ट किया गया 2020 के अंदर। किसमें? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए के अंदर अरेस्ट हुई। दिल्ली रॉयट्स में उनका नाम आया। न कोई देश के लिए सम्मान, न कोई पेरेंट्स के लिए सम्मान, न कोई व्यवस्था का सम्मान। एरोगेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये भी तो अर्बन नेक्सलिज्म का एक रूप है। इसको भी उतना ही खत्म करने की जरूरत है। ये लोग ना बेटे का धर्म निभाते, ना बेटी का धर्म निभाते, ना कोई नागरिक होने का धर्म निभाते, ना सोचते, ना संविधान के प्रति कोई इनका रिस्पेक्ट है। स्वाधीनता और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जिस स्टेट में होते भी हैं, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन ये सोच करती है। आप देखिए ना, कोई फिल्म हो, अब चाहे बंगाल फाइल्स की बात कर लो, अभी मैंने जैम एंड बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम, जावतपुर यूनिवर्सिटी में नहीं स्क्रीनिंग होने दी, न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में, पर वहां सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की बात होती है। तो इनकी बातों में नहीं आए। जब हम कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है कि इनको विश्वविद्यालय से निकालना है, ताकि भोले भाले लोगों के मनों को, बच्चों को खराब ना करें, आने वाली पीढ़ियों को ना खराब करें। ये जो वे ऑफ लाइफ है, ये क्या है, खराब ही देखते हैं चीज में, अच्छा देखना है इनको सिखाया ही नहीं जाता। खराब ही देखना के कारण से होता क्या है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि भला बुराना कोई रूप से कहलाता है। भला बुराना कोई रूप से कहलाता है कि दृष्टि भेद ही गुण दोष दिखलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो ये जो चांद में दाग नजर आने की इनकी प्रवृत्ति है, इससे बचने की जरूरत है। और बात करेंगे जब यहां बैठेंगे कि 2000 किलोमीटर दूर गांव में आदिवासियों के साथ, गांव के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आप पे सॉल्यूशन क्या है बताइए ना। सिर्फ बात करके, माहौल खराब करके उन बच्चों के इमोशंस से खेलना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य न बन जाए, ताकि वो अच्छा जीवन न जी पाए। आखिर माँ बाप ने कितने आस से दिल्ली जैसे शहर में दूर से बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और आकर यहां पर 2-4 एफआईआर करवा देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। रोज आंदोलन करेंगे तो 2-4 एफआईआर हो जाएंगे। एफआईआर किस लिए रजिस्टर कराने में इंटरेस्ट होता है कि ये फिर बच के जाएगा क्या, मैं अभिषेक के खिलाफ एफआईआर करा दूं, अब तो अभिषेक मेरे साथ रहेगा ही, सर फंस गए, अब तो क्या करें। ये मॉडस ऑपरेंडी जो है ना, कि बच्चे को फंसा कर अपने साथ रख लो, माँ बाप से उसको दूर कर दो, थोड़ी सी सहायता कर दो, एक आंदोलन ले जाओ, 500-1000 रुपया दे दिया, ये ना एक ऐसा साइकिल है कि उससे बच्चा बाहर ही नहीं आ पाता है। एक जानवर जब हड्डी खाता है, एक समय के बाद में क्या होता है, वो जो हड्डी होती है वो खाता रहता है, उसमें से मांस निकल जाता है, तो उसका ही ब्लड निकलने लगता है, वो उसी को खा कर अपने आप को सोचने लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। देश का हित की चिंता नहीं करते, देश को तोड़ने जैसे काम करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये भारत के संविधान को, भारत के लोगों को, भारत की जनता का अपमान रोज करते हैं। इस कारण से इनको आइडेंटिफाई करके नेस्त नाबूद करने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है जो लोग आज विभिन्न राज्यों से आए हैं,
वो समझ पा रहे होंगे कि देश के दिल में, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, भी कई ऐसी विकट परिस्थितियां हैं जिसके बारे में आज सर हमें बता रहे हैं। सुंदरराज सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, और मैं जानता हूँ कि जितने भी राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी लोग हैं, उन सबके हृदय के निकट ये प्रश्न है। लगातार पुलिस पर्सनल वीर गति को प्राप्त होते हैं, कठिन परिस्थिति में सुदूर इलाकों में कार्य करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, और ना जाने किस दिन कौन सी गोली उनको लग जाती है। ऐसी स्थिति में आप लोग कुछ बताइए कि कैसे इन पुलिस पर्सनल, इन जवानों के साथ आपका संवाद और इनसे बात करने का, और इनके बारे में क्या चिंता की जाए। थैंक यू अभिषेक जी। जैसा आप बिल्कुल मेरा जो विषय का कोर में आ गए थे, क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही थे, हीरोज़ फ्रॉम फ्रंटलाइन बैटलिंग नक्सलिज्म। जैसा जो रियल हीरोज़ तो अभी भी हमारे यहाँ जंगल में अभी भी काम कर ही रहा है, जैसे ना सिर्फ बस्तर में, अन्य जितना भी नक्सल प्रभावित स्टेट्स में सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं, अभी भी बस्तर संभाग में एक ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 3 माओवादियों का डेड बॉडी हमारा DRG टीम्स ने रिपोर्ट किया है। वो सब रियल हीरोज़, हमारा जो DRG है, बस्तर फाइटर्स है, STF है, कोबरा है, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CASF, जो सुरक्षा बल, तमाम सुरक्षा बल हमारे यहाँ बस्तर में तैनात है। वो लोग एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से अभी बस्तर का और संपूर्ण जो नक्सल प्रभावित इलाका में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपना पूरा मेहनत करके, पूरा कुर्बानी देकर अभी काम कर रहा है। सिर्फ यदि बस्तर का मैं बात करूँगा, विगत 25 वर्षों में मोर देन 1452 जो जवान ने अपना जान का सर्वोच्चतम बलिदान दिया। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ बस्तर रीजन। जैसा उनमें से अलग अलग इंसिडेंट में अलग अलग जो बैकग्राउंड है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए 2 बताना चाहूँगा, जैसा उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब किस तरीके से मतलब उधर काम करने का तरीका है, काम करने की चुनौती क्या रहा है। जैसा पहले भी मैंने बताए थे, नक्सल ने एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो अंदरूनी क्षेत्र की लोगों को बाहर की दुनिया से संपर्क वंचित रखते हैं, खासतौर पर यूथ को, स्टूडेंट्स को बाहर की दुनिया से संपर्क को डिस्कनेक्ट करके रखते, ताकि अंदर अंदर रहेगा, उनको अपना आइडियोलॉजी में उसको कैप्चर करके रख सकता है, उनको गुमराह करके रख सकता है, उनको डरा धमका कर अपना साथ रख सकता है। इसलिए वो रोड नहीं बनने देते, ब्रिजेस नहीं बनने देते, और बच्चों लोग को पढ़ने वाला स्कूल को तोड़ देते, हॉस्पिटल्स को तोड़ देते, ताकि वो बाहर के लोग भी अंदर ना जा पाए, अपना सर्विसेज देने के लिए कोई टीचर ना जा पाए, कोई डॉक्टर ना जा पाए, या कोई भी गवर्नमेंट जो मिशनरी अंदर तक नहीं पहुंच पाए, और अंदर के लोग भी बाहर ना जा पाए करके। ये स्थिति लगभग 2-4 साल तक भी बस्तर संभाग के अंदर रहा। एक उदाहरण जिसको मैं बताना चाह रहे थे, जैसे अब बस्तर, दक्षिण बस्तर इलाका में जो सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में जगरउंडा और बासागुड़ा करके एक इलाका है, जहाँ नक्सल का एक अघोषित हेडक्वार्टर माना जाता है, जो नक्सल का जो अनडिक्लेयर्ड हेडक्वार्टर के रूप में माना जाता है। उन इलाका में हमने डिसाइड किया, मतलब उस इलाका में रोड को बनाना है और बच्चों लोग का सुविधा देना है, उधर के ग्रामीण को बाहर के क्षेत्र में जाने के लिए उनको सुविधा उपलब्ध कराने करके। तब हम लोग उस इलाका में गश्त कर रहे थे, देखा है बच्चियाँ हैं, स्कूल की जाने वाला बच्चियाँ हैं, वो जैसे अपना गांव से स्कूल जाने के लिए उनका लगभग 30 किलोमीटर तय करना पड़ते, ट्रैवल करना पड़ते, क्योंकि उनके गांव के स्कूल्स को नक्सली ने साजिश करते पूरा तोड़ दिया, आईडी ब्लास्ट करके उसको पूरा बाउंड का ध्वस्त कर दिया थे। वो बच्चे जिसका पढ़ने की इच्छा है, बच्चे जिसका पढ़ने आगे बढ़ने की इच्छा है, वो कठिन परिस्थिति में भी पैदल चलकर नज़दीकी जो भी स्कूल अवेलेबल है उधर तक जा रहे थे। उस दौरान हमने देखा, जैसे लगभग इतने ही समय है, सितंबर अक्टूबर का सीज़न है, बरसात के बाद सभी नदी नाला पूरा भरा हुआ, जो बच्चे अपने गांव से नाला के अंदर उतर रहे हैं, क्योंकि रोड को पुल पुलिया कुछ भी नक्सल बनने नहीं दिया, जो भी पहले बना तो उसका पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिए थे। वो बच्चे नाला के अंदर उतर रहे हैं, फिर दोबारा चढ़ रहे हैं, दोबारा अगले नाला में उतरना पड़ते और चढ़ना पड़ते। अपना स्कूल जाने के पहले उनको कम से कम ऐसा 5-6 नदी नाला को क्रॉस करना पड़ते हैं। वो लड़के लोग तो फिर भी अपना ड्रेस को मतलब कर जैसा
तब स्कूल के नज़दीक जाते उस समय पहन लेते, तब तक फिर पूरा पुस्तक और ड्रेस को सिर के ऊपर रखकर चले जाते। बच्चे वो भी नहीं कर पाती, वो फिर जैसा कपड़ा भीगते हुए नदी एक एक नदी नाला को पास करके स्कूल पहुंचना पड़ते, फिर वापस उसी परिस्थिति में अपना घर भी जाना पड़ता। आप कल्पना कर सकते हैं मतलब वो बच्ची कैसा स्कूल में जाकर पढ़कर बैठकर पढ़ाई कर सकता है। पूरा कपड़ा भीग गई, उनका जूता चप्पल जो भी पहना वो भीग गई है, वो पढ़ने के क्या ध्यान दे पाएगा। इन सब चीज़ को देखकर हमने निर्णय किया मतलब उस रोड में जितना भी ब्रिजेस नक्सल ने पहले तोड़ दिया या नया जितना भी बनने का आवश्यकता है उसका हम बनाएगा करके, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को हम एम्प्लॉय किया, उनका मशीनरी आदमी और काम किया। अगले दूसरे दिन नक्सली ने उनके आदमी को मारकर भगा दिए थे, उनके मशीनरी को जला दिए थे। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया बिना सुरक्षा हम काम नहीं कर पाएगा। फिर हमने तय किया मतलब हमने उसी ब्रिजेस के ऊपर ही हम कैंप बिठाएंगे ताकि जो कैंप की सिक्योरिटी से पूरा ब्रिजेस बन जाएगा और रोड भी बन जाए करके। जैसा हमने ब्रिज के पास कैंप बिठाने लगे थे, नक्सली ने उसका आसपास जितना भी एरिया होगा जंगल में, उनका पुराना तौर तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है, आईडीज लगा देते, प्रेशर आईडी लगा देते, जिसका भी पैर पड़ जाते, यदि ग्रामीण का भी पैर पड़ेगा ब्लास्ट आईडी एक्टिवेट हो जाते, आईडी ब्लास्ट हो जाते, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल के भी पैर पड़ेगा आईडी एक्टिवेट होकर कई लोग का जैसा हमारा सुरक्षा बल का साथ साथ निर्दोष ग्रामीण को कई लोग का इस प्रकार का डेथ हुआ। बच्चे का 2 साल उम्र के बच्चे का जंगल में घूमते आईडी ब्लास्ट में डेथ हो गई। इस प्रकार अनेक घटना हुआ। जो हमने कैंप लाए थे उसमें जवान सिक्योरिटी देने के लिए, जो ब्रिज बनाने के लिए सिक्योरिटी देने के लिए जाते थे, वो उनका पैर आईडी में पड़ गए तो उसके ब्लास्ट हो गई, उनका शहादत हो गई। बाकी सभी जवान ने बोला हमने मन बनाया था मतलब ठीक हम इतना क्यों कठिनाई उठाना है, हम कैंप को विड्रॉ करेंगे करके। लेकिन सभी जवान ने बोला सर यदि हम एक कदम आगे रख लिए पीछे हम नहीं हटेंगे तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। फिर जो जवान शहीद हुआ सुनील करके उनका नाम है, उन्हीं के नाम पर वो पोस्ट बना दिया जो कैंप को उसी के नाम पर। अभी भी आप बासागुड़ा से जयरुंडा जाए तो सुनील पोस्ट करके यह कैंप आपको उधर मिलेगा। उसकी शहादत पर मतलब वो कैंप सम्मान करके उनका पोस्ट को कर दिए थे। फिर आप उसके बाद पूरा रोड बना दिया, पूरा ब्रिजेस कंप्लीट कर लिया। अभी देखे जाए तो मतलब सैकड़ों की संख्या में बच्चे, स्टूडेंट्स, यूथ, ग्रामीण अपना डेली काम के लिए, बाजार के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए उस रोड के इस्तेमाल करके जा रहा। मतलब उस जवान का शहादत है उसमें कोई ना कोई मीनिंग रह गई। उस टाइप के एक और इंसिडेंट है जो छत्तीसगढ़ पुलिस का एक और हमारा हेड कांस्टेबल लक्ष्मण करके, जो अबुझमाड़ इलाका आप नाम सुना होगा, बस्तर के अंतर्गत एक और कोर एरिया है जो अबुझमाड़ नाम से ही आपको समझ में आते। मतलब ये अबुझ मतलब अननोन टेरिटरी है, जो उस इलाका में पहले कभी कोई रेवेन्यू सर्वे नहीं हुआ। लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका का एरिया है जहाँ पर बिल्कुल स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया है। प्रिमिटिव ट्राइबल्स माड़िया अबुझमाड़ी ट्राइब्स रहते हैं, जो जनसंख्या बहुत कम है। इलाका में इतना टफ टेरेन है, पूरा पहाड़ी नदी नाला है। पहले कभी समय सर्वे नहीं हो पाए थे, अभी हमने शुरू किया, कुछ इलाके में सर्वे हो गया, बाकी इलाका में काम चल रहा है। उस इलाकों को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए इंद्रावती नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है, उसके ऊपर हमने 4 ब्रिजेस निर्माण करने का काम शुरू किया। उस ब्रिजेस में भी हमको कैंप लगाना पड़ा। हमारा एक CF का, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस का जवान ने पेट्रोलिंग में ड्यूटी में गए थे, मतलब पूरा टीम के साथ, उनका पैर पड़ गए थे आईडी में, उनका ब्लास्ट, वो 6 फुट के जवान है, तब आईडी ब्लास्ट हुआ। हम उनका बॉडी कलेक्ट नहीं कर पाए थे, मतलब सिर्फ 2 फीट का उनकी जो सिर्फ मुंडी बस हम इकट्ठा कर पाए थे। जो उनके घर में अपन मार्टरीज होने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर भेजा है, मतलब हम इतना शर्मनाक होगी, हम हमारा जवान का पार्थिव शरीर तक हम उनके घर पूरा नहीं भेज पाए थे। इतना क्रूरता थे नक्सली का। इसके बावजूद हमारा उस कैंप का भी जवान बोला सर हम पीछे नहीं हटेगा, हम जितना भी कठिनाई होगा हम इस ब्रिज को बना कर ही देगा करके। वो लगभग 800 मीटर लंबाई ब्रिज है, वो कंप्लीट हो गई। और आज जो हजारों की संख्या में जो अबुझमाड़िया ट्राइब्स है, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो पहले बाहर के दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे, वो अपना काम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर तक उस ब्रिज को यूज़ कर आ पा रहा है। ये सब देखकर हमारा कहीं ना कहीं शहादत का एक मीनिंग रह गई है। इसके अलावा और भी ग्रामीण है और भी जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग ने अपना जान का बलिदान दिया, क्योंकि अगले सेशन उसके ऊपर ही है, विक्टिम्स के ऊपर है। वो लोग इसको और बेहतर अपना वक्तव्य को बता पाएगा। सर, बहुत ही हृदय को छूने वाली
आपने कुछ ऐसे अनुभव अपने बताए, मुझे लगता है आज जो ये हमारे इस सभागार में युवा हैं और युवा साथी हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबको गर्व होना चाहिए अपने जवानों पे, पुलिस पर्सनल पे कि आज जो हम सुरक्षित हैं केवल इन बलिदानों के कारण हैं। और हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात के लिए तैयार भी रखना चाहिए कि हम कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे शारीरिक रूप से नहीं पर मानसिक रूप से आपके साथ हैं। सर, मैं अब आपको एक दूसरे पक्ष के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। अभी तक हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात की। शिक्षक कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय में आता है वो एक लंबे अवधि के लिए विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में रहता है, और बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षक कहीं ना कहीं नक्सल की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। अभी रिसेंटली भीमा कोरेगांव के जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक दिल्ली विश्वविद्यालय का ही शिक्षक, एक इंग्लिश विभाग का शिक्षक हनी बाबू, उनका भी नाम आया, उनको अरेस्ट किया गया। आपको क्या लगता है कि शिक्षक जब जो सही मायने में सिखाने वाले हैं वो इनमें होते हैं तो कितना रिस्की और कितना डेंजरस है? अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आईजी साहब ने जो बात कही कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, ये सब तो वो वहाँ पे कर ही रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक भी है, उन्हें न जान की किसी की परवाह है। पर मैं मानता हूँ कि वो तो खतरनाक हैं ही जो कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक वो हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए हैं और वो इस नक्सलवाद की विचारधारा का पालन पोषण करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं रिसर्च के नाम पर? फील्ड डेटा फज किया जाता है, उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं, सेलेक्टिव डेटा इकट्ठा करते हैं और एजेंडा ड्रिवन एनालिसिस होता है उसका। बहुत पेपर छपते हैं, बहुत सारे विदेशों के जर्नल्स उसको छापते भी हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा का मैनिपुलेशन और उसका इंटरप्रिटेशन का जो काम है, ये जो परवर्टेड माइंड है जो देश के खिलाफ हैं, ये जब करते हैं तो एक नई तरह की सोच का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। वो तो जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन जो टीचर्स से मेरा निवेदन है, जो यहाँ भी बैठे हैं और आपके माध्यम से बाकी सबसे भी, कि ये गतिविधियों को देखकर जो बोलते नहीं हैं, जो चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, आप भी तो कहीं गुनाहगार बनते हैं उसके। और आप, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो प्राध्यापक हैं जो तटस्थ हैं कि हमको क्या पड़ी है, वो जो बात है उनका भी एक अपराध है और उसका एहसास होने की आज आवश्यकता है। आर्म्ड फोर्सेस अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हमें और अच्छा काम करने की जरूरत है और हम अच्छा काम करते दिखने भी चाहिए। बहुत उदाहरण है। अभी अभिषेक ने बिल्कुल ठीक कहा, भीमा कोरेगांव हिंसा 2018 में जो हुई, कास्ट वायलेंस हुई वो बेसिकली, और उसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने इस देश के कई लेखक, पत्रकार, शिक्षक और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली विश्वविद्यालय तक उसकी आंच आई। हनी बाबू जो एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश के थे, उनको अरेस्ट किया गया और अभी भी वो जेल में ही हैं। ऐसे न जाने कितने शिक्षाविद थे, पर इतना मैं, मेरे जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं उनके लिए बताना भी चाहूँगा। हनी बाबू हुई, शोभा सेन नागपुर विश्वविद्यालय से, रोना विल्सन एक रिसर्चर, वर्नर गोसानविलिस, अरुण फरेरा, आनंद तेल तुंबड़ के, गौतम नवलखा जैसे कई शिक्षाविद और कार्यकर्ता भीमा कोरेगांव में आरोपी बने। उन पर आरोप है कि उनका माओवादी संगठनों से संबंध है और सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का और साजिश रखने का, लोगों को भड़काने का उन्होंने काम किया। और ये रोज हो रहा है विश्वविद्यालयों के अंदर। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि देश तरक्की न कर जाए, उसको कैसे उसमें ब्रेक लगाई जाए और विश्वविद्यालयों को उसका हिस्सा बनाया जाए। हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ भारत में रिपीट न करने की कोशिश है। हम सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। एक और उदाहरण देता हूं, एक लेखिका है अरुंधति राय। जब भी कभी माओवादी हिंसा की बात होती है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं वो लिखने के लिए।
अपना नया पर्सपेक्टिव ले आती हैं, अपना नया डेटा ले आती हैं। कश्मीर पे अलगाववाद की वैचारिक उसको जस्टिफिकेशन करती हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। अरे देशद्रोह है ये, इस तरीके से करना, इनके साथ खड़े होना। मैं जानता नहीं कानून की कितनी परिधि में आते हैं, लेकिन ये देशद्रोह है। और इन्होंने वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जैसे एस्से पब्लिश करके दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र को दमनकारी बताते हैं, पुलिस को व्यभिचारी बताते हैं, सेना को व्यभिचारी बताते हैं। कितनी ज्यादा भारत को बदनाम करने की कोशिश होती है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अर्बन नक्सल हैं जो देश को रोज कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आप कितने नाम मिलेंगे? ऐसा है कि मंचों से कितने नाम लेने चाहिए, ये भी एक सवाल पैदा हो जाता है कई बार, कि कितने लेने चाहिए, कितने छोड़ देने चाहिए, और कितना लेना पॉलिटिकली करेक्ट है, कितना लेना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, वो भी एक प्रश्न आता है। लेकिन बड़ी लंबी सूची है। अब जो है हम सबका दायित्व, क्योंकि आर्मी फोर्स और भारत की सरकार ने संकल्प के साथ 31 मार्च को वो अपना पूरा करेंगे, उसके बाद ये दोबारा ना पनप जाए, क्योंकि इसके एपिसेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम सबको, मैं बार बार जान के बात कह रहा हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास इसमें होना ही चाहिए। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, ये नहीं तो बाद में मैं बात करता हूं उस पर। सर, एक मैं आपसे एसी का एक फॉलोअप में, मुझे नहीं पता, ये मैं नाम, एक और नाम के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। एक पिछले 5 से 10 वर्षों में हमने एक नाम और सुना, दिल्ली विश्वविद्यालय के ही शिक्षक हैं, जीएन साईं बाबा। हाँ, इनके बारे में भी सर मेरे को लगता है आज के स्टूडेंट्स को कम से कम पता रहना चाहिए। तो एक इस मैं बताता हूँ, मैं पता रहना ही चाहिए। ये जीएन साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, रामलाल आनंद कॉलेज। उसके टीचर थे वो इंग्लिश के, एक्सट्रीमिस्ट थे, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके संबंध थे, और क्लासरूम के अंदर क्या वो पढ़ाते होंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किस तरह से बच्चों के मनों को पॉल्यूट करते होंगे। 2014 में अरेस्ट हुए, महाराष्ट्र पुलिस ने उनको अंडर यूएपीए अरेस्ट किया गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के, और 17 में गढ़चिरौली सेशन कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। 2022 में, मैं जरा बैकग्राउंड बता रहा हूं सिर्फ अभी, 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको छोड़ा, एक्विटल हुआ साईं बाबा का, साइटिंग प्रोसीजरल लैप्सेस इन द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। कोई प्रोसीजरल लैप्स हो गया होगा, उसमें उनको एक्विटल हुआ। अब यहां से वो दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे उन्होंने लिखना शुरू किया कि मेरे को तो छोड़ दिया गया है, मुझे टर्मिनेट गलत किया गया था, मेरे को वापस लिया जाए। पहली चिट्ठी आई, फिर दूसरी चिट्ठी आई, तो मैं सोचने लगा कि, और मिलने का बार बार वक्त मांगा जा रहा था, तो मेरा ध्यान गया कि उनका जो ईमेल आईडी था ना, मैं आपको बहुत हैरानी की बात बताऊंगा, वो था protonmail.com पे। ये प्रोटोन मेल जो है, ये सिक्योर, हाईली सिक्योर एंड मोस्ट, ऐसा कह सकते हैं कि एनक्रिप्टेड ईमेल साइट। आपको क्या आवश्यकता थी इसकी? आम आदमी तो जीमेल पे बनाता है, रेडिफ पे बनाता है, और किसी पे बनाता है अपना ईमेल आईडी। आप प्रोटोन मेल पे बनाते हो, यानी आप ऐसा कुछ भेजते हो जो कि बहुत सिक्योर होना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है आप गरीबी की बात करते हो, गरीब की बात करते हो ना, करते क्या हो उनके लिए? प्रश्न ये है, और गरीब कैसे हो जाए उसकी व्यवस्था करते हो। वसंत विहार के हिल व्यू अपार्टमेंट में वो रहते थे। ये जो कई तरह के चेहरे हैं, इन पे सोचने की भी जरूरत है। खैर वो अब रहे नहीं, तो वो हमारा इशू पूरा हुआ, वरना हमारे साथ तो बहुत सारा लंबा उनका चल रहा था। अब तो रहे ही नहीं वो, तो इसलिए वो सब्जेक्ट उनका क्लोज हो गया। ऐसे न जाने कितने साईं बाबा हैं, कितने साईं बाबा हैं जो घूम रहे हैं इस देश को खराब करने को, बर्बाद करने को, नुकसान करने को लगे हुए हैं। इससे कितना नुकसान करते हैं, इसका कोई असेसमेंट ज्यादा हुआ नहीं देश में। आज समय आ गया है कि इसके असेसमेंट की भी आवश्यकता है कि कितने बच्चों का भविष्य इन लोगों ने खराब किया। अगर ये डेटा को फज करके, गलत बातों का प्रोपेगेंडा करके, संविधान के खिलाफ बोलकर डेमोक्रेसी का वो नुकसान पहुंचाकर रह सकते हैं,
तो इनके काउंटर नैरेटिव यदि हमारे पढ़े लिखे दूसरे शिक्षक नहीं खड़ा करेंगे तो आप भी तो रिसर्च कीजिए ना, और सही रिसर्च कीजिए, देश को सही बात बताइए और देश के हितों की चिंता कीजिए। ये ही राष्ट्र प्रेम है, ये ही हमसे एक्सपेक्टेड है। उनसे लड़ाई जो है, अर्बन नक्सल की जो लड़ाई है, वो तो आईजी साहब और पुलिस लड़ी रही है, वैचारिक लड़ाई तो हमको लड़नी है। हमको तैयार होने की जरूरत है, लेकिन हम सच के साथ रहते हुए, देश की व्यवस्थाओं के साथ रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए सही रिसर्च करके डेटा निकालना हमको चाहिए। और हमको भी रिसर्च आर्टिकल लिखने चाहिए जिससे इनको हटाया जा सके, इनके नैरेटिव्स को कमजोर किया जा सके, खत्म किया जा सके। ये बहुत बड़ा काम है। मैं अपेक्षा करता हूं और अपील करता हूं टीचर्स से जो यहां बैठे हुए हैं, आप अपनी भूमिका में तो आइए ना। भाषण में चाणक्य का नाम तो बहुत लेते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, नहीं होता भाई साधारण, पर असाधारण बन के तो दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, असाधारण बन के तो दिखाओ। आज देश आपसे अपेक्षा करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्यक्रम है बहुत सारे मनों को बदलने का भी तो काम करेगा। अगर हमारे मन बदलेंगे और हम सतर्क होंगे तो वही देश की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं बार बार वीसी सर की तरफ से एक जो आग्रह आ रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही मंच है जहाँ पर शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चर्चा भी होनी ज़रूरी है। मुझे मालूम था ये सत्र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इसमें प्रश्न बहुत थे मेरे पास, परंतु अब समय क्योंकि कम है तो मैं अपना अंतिम प्रश्न आईजी सर से और फिर एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। तो मेरा जो सर आपसे प्रश्न है वो तो मुझे लगता है आज के सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का प्रश्न है कि हमने 31 मार्च 2026 की जो ये डेट है, इस पर हम लोग अपनी जो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपने अपडेट दी, परंतु एक मन में उत्सुकता के नाते हम सबके माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस डेट से पहले हम जो अपना कार्य हमने अपने लिए जो सेट किया है वो पूरा कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो उसमें जो भी कॉन्फिडेंशियल नहीं, जो भी आप बता सकते हैं हमें ज़रूर बताइए। जी, जैसा हम सब अभी महसूस कर रहे हैं, जो नक्सलवाद अभी अपना फाइनल अंतिम चरण में है। जैसे इसके पहले भी जितना स्पीकर्स ने बोला है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग मीडिया में आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, ये प्रस्तुत किए जा रहे थे, मतलब आने वाला बहुत जल्दी ये नक्सलवाद समाप्त होगा करके। लेकिन यदि 10 साल 20 साल पहले यदि ये बात यदि हम करें कहीं भी मंच में, सब लोग इसको एक प्रकार का मजाक ही समझते, अरे ये कैसा कदम होगा, क्योंकि इन लोगों के पास इतना ताकत है, इतना इनके पास वेपन है, इतना फायर पावर है, इतना कैडर स्ट्रेंथ है। और वास्तव में ऐसा उस समय परिस्थिति भी थे, क्योंकि खुद मैं 20 साल से एएसपी समय से लेकर अभी आईजी के रूप तक बस्तर में जो घटनाक्रम को देख रहे, तो उस समय बड़ी बड़ी वारदात हुआ करते थे और फोर्सेस में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं थे, और इधर इवन पब्लिक में भी कहीं ना कहीं मतलब इतना विश्वास नहीं थे, यदि कोई भी बात रखेगा मतलब नक्सलवाद खत्म होगा, सब लोग बोलते रहे साहब ये तो सिर्फ मजाक है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं करके। लेकिन जिस तरीके से विगत कुछ समय में जो परिवर्तन हुआ, जो परिस्थिति में चेंज हुआ, यदि अपन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, जैसा नक्सल का जो टॉप बॉडी है सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर, पहले एक समय में 45 की संख्या हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2025 के शुरुआत में वो संख्या घटते घटते 18 की संख्या में आ गए थे। और सिर्फ ये 9 महीने में, 2025 के 9 महीने में टोटल 10 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का अलग अलग मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी मात्र 7-8 लोग भी बचे, उनमें भी 2-3 लोग खिसकने के मूड में है और शेष और भी 4-5 लोग ही बचा है। इसी हिसाब से नीचे लेवल का भी ग्राउंड में भी देखा जाएगा, वो उनकी जो कैडर्स काफ़ी बड़ी संख्या में हिंसा छोड़कर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने के उद्देश्य से अभी बस्तर संभाग अकेला हमारा क्षेत्र में विगत 20 महीने में 1600 से ज़्यादा कैडर्स हैं, वेपन छोड़कर, हिंसा छोड़कर आकर अभी सरेंडर किया, उनका हमने रिहैबिलिटेट किया, अभी एक सामान्य अच्छा जीवन जी रहा है। और जैसा सिक्योरिटी वैक्यूम और एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम को फिल करना है, शासन की एक प्राथमिकता रहा। जैसा सिक्योरिटी वैक्यूम को फिल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इतना सालों से नक्सली उसको एक्सप्लॉइट किया,
जो जहाँ पुलिस नहीं थे, जहाँ प्रशासन नहीं थे, उस इलाके को वो लोग यूज़ करते हुए अपना पैर जमाने के लिए, अपना गतिविधि को संचालित करने के लिए यूज़ किया। लेकिन तब जैसा हमने काफ़ी कैंप्स खोला है, तब हम कैंप्स खोलते हैं, उसमें कई इंटेलेक्चुअल की ओर से कई जैसे मतलब सवाल की जाती है, उधर जंगल में जाकर पुलिस क्यों बैठना है, इतना CRPF कैंप्स, इतना BSF कैंप्स, इतना पैरामिलिट्री कैंप्स क्यों खोलना है, इसके मतलब ये उधर का जमीन जंगल के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है करके वो अपना नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा है, वो क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा के लिए हमको उतना कैंप्स खोलना पड़ा। शुरू में जैसा नक्सल नैरेटिव के हिसाब से ग्रामीण को वो लोग इकट्ठा कर बेचकर कैंप को विरोध करते हैं। जैसे मैं 2 मिनट में एक छोटा सा उदाहरण बताकर समाप्त कर लूँगा। जैसा हमने दक्षिण बस्तर में पोटाली करके एक जगह में कैंप खोला है। जैसा इसके पहले वही मॉडस ऑपरेंडी रहते थे, कभी भी हम कैंप खोलने के लिए जाते हैं, नक्सल आसपास इलाका के ग्रामीण को इकट्ठा करके उनको बेचते, मतलब जाकर कैंप को विरोध करो, इधर कैंप नहीं चाहिए करके, क्योंकि काफ़ी संख्या में ग्रामीण आते, हम तो बल यूज़ नहीं करते, बल यूज़ नहीं भी करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, मतलब हम क्यों आए हैं, आपकी रक्षा के लिए आए हैं, इस सब बात को समझाना चाहिए। फिर भी नक्सल जैसा इतना डरा धमका कर उनको बेचते हैं, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। वो दिन भर कैंप के बाहर रखकर नारा करते रहते, मतलब पुलिस वापस जाओ, कैंप नहीं चाहिए, ऐसा करके। उसमें खासतौर पर महिला और बच्चे को सामने करते, ताकि फोर्स कुछ भी यदि बल प्रयोग करेगा, फिर वो एक नैरेटिव सेट करते, देखिए पुलिस ने महिला के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, बच्चे के ऊपर बल प्रयोग किया, और पूरा दुनिया के नज़र के सामने हमको विलन के रूप में प्रोजेक्ट करने का ऐसा करते हैं। इसलिए हमारे जवान को हमने पूरा ब्रीफ करके रखा है, जितना भी आपको हरासमेंट होगा, जितना भी तकलीफ होगा, आप बिल्कुल पेशेंस को नहीं खोना है, आप शांति से बात करिए, मतलब क्योंकि हमने ज़्यादा संख्या में लोकल यूथ को भी रिक्रूट किया, इसलिए कम्युनिकेशन अभी कठिन नहीं रहा। पहले कम्युनिकेशन थोड़ा कठिन रहा, उनकी भाषा में बोलने में हमको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं रहा। हम दिन भर समझाते रहते। एक दादी माँ हुआ करती थी, वो दिन भर कैंप के सामने जो ग्रामीण की ओर से आते थे, पुलिस वापस जाओ, कैंप हटाओ, ऐसा करके दिन भर नारा करती थी, और शाम को हमारे कैंप में आकर दवाई लेती है, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है भाई, नारा लाकर वो फिर दोबारा अगले दिन दोबारा कैंप के सामने खड़े होकर नारा करती रहती। वैसा 7-8 दिन लगातार ये रूटीन चलते रहते। फिर हमने सबको भोजन खिलाते थे, जिसमें जो बीमार होता उसका ट्रीटमेंट कराता, हमारा पैरामेडिक स्टाफ रहते, उनका ट्रीटमेंट कराते। जो अभी ऐसा परिस्थिति बन गई, कैंप के विरोध में कोई भी आवाज़ नहीं उठते हैं, उल्टा कैंप मांगने लग जाते लोग। यदि पुराना कैंप हटाने के लिए भी यदि हम, क्योंकि कैंप को तो परमानेंट हम नहीं रख सकता है, कुछ कैंप्स को हमको हटाना भी आवश्यकता पड़ते, हटाने के यदि हम प्रोसेस शुरू करते उस समय पूरा गांव आकर हमको घेर लेते हैं, साहब गांव छोड़कर नहीं चाहिए, कैंप तो इधर जरूरी है। फिर इस टाइप का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कुल मिलाकर, जैसा अभिषेक जी ने जो सवाल पूछा है, जो टारगेट लक्ष्य है वो अचीवेबल है कि नहीं, हमको पूरा विश्वास है। जिस तरीके से शासन ने जो एक मंशा, उनकी एक मंशा है, और क्षेत्र की जनता की भी ये इच्छा है, जन जन की मन की बात यही है, नक्सलवाद पूरा समाप्त होना है इस इलाका में, और शांति व्यवस्था स्थापित करना है बस्तर इलाका, और अच्छी चीज़ों को जाने जाएगी बाहर की दुनिया में। जैसा पहले मैं भी जो उधर का वाटरफॉल्स के नाम लिया, उधर के जंगल का नाम लिया, बस्तर दशहरे का नाम लिया, और इको टूरिज्म और भी प्राकृतिक सौंदर्यता है, इन सब चीज़ को बस्तर जाना चाहिए, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी के रूप में जाना चाहिए, और शासन का ये टारगेट है, निश्चित रूप से अचीवेबल है, हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। कभी कभी मैं पढ़ता हूँ कि भारत की सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। आपके इस उदाहरण ने उसको फलीभूत किया है। अंतिम प्रश्न मैं प्रोफेसर योगेश सिंह सर से पूछना चाहूँगा। सर, हमें भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी के इस डेडलाइन को अचीव करने में कहीं भी कोई झिझक नहीं है, और कहीं भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम 100% सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं श्योर हैं कि ये डेडलाइन अचीव हो जाएगी। परंतु मुझे लगता है विश्वविद्यालयों की लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। तो विश्वविद्यालय किस तरह से इस लड़ाई से निपटेगा? कोई आपको लगता है इसके लिए भी कोई डेडलाइन, या इसको कैसे हमें ख़त्म करना है? एक कहावत है
कि व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरते। विचारों की लड़ाई लंबी चलती ही है और वो ज्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से चलाने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अभी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी यूनिट है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सक्रिय रही है ऑर्गेनाइजेशन, और एनटीसीए प्रोटेस्ट जो हुए उसमें बड़ी भूमिका निभाने का इन्होंने प्रयास किया, नुकसान पहुंचाया सबको। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो उसको सपोर्ट करते थे। कब हिंदी पढ़ाते पढ़ाते वो देशद्रोह पढ़ाने लगे, देश का विरोध पढ़ाने लगे। कब इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते देश का विरोध पढ़ाने लगे। कब सोशल साइंस पढ़ाते पढ़ाते देश का विरोध पढ़ाने लगे, और उसका मैनिफेस्टेशन देश ने देखा। तो इनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में इनको किस तरीके से इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे जो सभी दूसरे प्राध्यापक बंधु हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। तो एक मेरे प्रश्न आता है मन में कि क्या आपने अर्बन नक्सल देखे हैं? क्या आपने, मैं आप सबसे पूछ, क्या अर्बन नक्सल देखे हैं? तो मैं कहता हूं मैंने देखे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, अर्बन नक्सल देखे हैं। तो मत जाओ उनकी बातों पर, मत जाओ उनकी बातों पर, मत जाओ उनकी मासूमियत पर, मत जाओ उनके तर्कों पर। याद रखो, ये देश के हित के साथ समझौता किए बैठे हैं। इनके कोई तर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये देश के हितों के साथ समझौता किए बैठे हैं। ये समर्पण नहीं करेंगे। इनसे समर्पण की आशा करना नादानी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। ये समर्पण नहीं करेंगे, इनको केवल कुचलना होगा। तो मैं एक हिंदी के बहुत यशस्वी कवि हैं हरिओम पवार, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं, तो उनकी कुछ पंक्तियां कोट करूंगा कि किस लिए। कहते हैं कि धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कहीं समर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कहीं समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। तो ये जो संकल्प है, भारत सरकार ने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 का संकल्प लिया। यह गर्व की बात है, यह हमारी बात है, यह भारत के अभिमान की बात है। एक संकल्प विश्वविद्यालयों को भी लेना होगा। पहली डेडलाइन तो लो कि हम अगले 3 वर्ष में खत्म करेंगे, 4 वर्ष में खत्म करेंगे। डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाए, पर इसके खिलाफ माहौल रिसर्च के थ्रू बनाना है। इसके खिलाफ माहौल जो है, एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव रखने की जरूरत है, और वो सच के आधार पर होना चाहिए। और सच मैं मानता हूं कि आपके साथ है। देश विरोधी ताकतों के साथ न सच कल था, न आज है, न कल होने वाला है। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो यही सही समय है। आज एक्शन का समय है। हमको पूरे मन से 100% अपना देने को तैयार होना चाहिए। विश्वविद्यालयों ने यदि इस विचार की लड़ाई लड़नी है, विचार की लड़ाई विचार से ही लड़ी जाएगी, जो और ज्यादा मुश्किल है। अपने मनों को तैयार कीजिए। ये देश हम सबसे अपेक्षा करता है। बहुत अच्छा समय है। अगले 2-4 साल में इसको खत्म करने के लिए हमको भी एक प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं आज इस सत्र के माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव फाइट है, पेन और स्वॉर्ड जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। विचार की लड़ाई विश्वविद्यालयों में लड़ी जा रही है, और आईईडी को फेस कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान। पर एक चीज़ मुझे लगता है इस सत्र के बाद मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम लोग सुरक्षित हैं, और हम लोग आश्वासित भी हैं कि हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। उसके पीछे एक कारण है हमारा नेतृत्व, और दूसरा कारण है भारत माँ के ऐसे सुपुत्र जो मंच पे मेरे साथ हैं, जो लगातार विश्वविद्यालयों में भी और सुरक्षा बल जो
ग्राउंड पर ऐसी समस्याओं को सामने से डील कर रहे हैं। ये सत्र बहुत ही अच्छा रहा और दो बहुत ही अलग तरह के आयाम इस लड़ाई के, इस समस्या के हम सबके सामने आए। मैं अपने दोनों ही स्पीकर्स का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा और SPIMRF की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह के दो स्पीकर्स को एक साथ एक सत्र में लाने का ये निर्णय लिया। आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, एक बार बजाइए जोर से तालियां दोनों की।